चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रक्त धातु को देखने वाले हैं। जैसे हमने रस धातु समझा था, इस तरीके से रक्त धातु समझेंगे। और रक्त धातु से संबंधित डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ क्या हैं और उनका एक वन लाइन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर भी हम विचार करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। एक ऐसी दिशा आपको मिलेगी जिससे आप रक्त धातु से संबंधित जितनी भी रोग हैं उन सब का आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना पाएंगे। तो रक्त धातु अगर हम कहें तो एक्चुअली में है क्या, जैसा कि लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ। ये जो वर्ड मिला है हमें, आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर रक्त का प्रवाह हो सकता है वो ऑर्गन स्वस्थ रहेगा। प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए जिनका माइक ऑन है। जहाँ जहाँ पर रक्त का प्रवाह हो सकता है वहाँ वहाँ पर जीवन संभव है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो, कि जहाँ रक्त जाएगा मीन्स सारे न्यूट्रिशन जाएंगे और साथ में उस ऑर्गन के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी गंदगी इवन सेल्स के अंदर भी है, वो भी रक्त के द्वारा बाहर निकलेगी। मतलब अगर हम समझने का प्रयास करें कि रक्त धातु के दो, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो जहाँ जहाँ पर हमारा रक्त पहुँचेगा वहाँ से वहाँ तक न्यूट्रिशन भी लेकर के जाएगा और साथ में वहाँ से गंदगी भी लेकर के आएगा। मीन्स आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम भी रक्त का है और बॉडी को शुद्ध करने का काम भी रक्त का है। बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य भी रक्त धातु का है। तो इतना बड़ा रोल ये रक्त धातु हमारी बॉडी में अदा करती है। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से चलें तो मॉडर्न में भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो भी मान रहे हैं कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दो प्रकार का होता है, बट उन्होंने केवल ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से माना है और हमने संपूर्ण पर्सपेक्टिव से माना है। ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से मानने के साथ भी हम इसमें लेक्चर में चलने वाले हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी हम चलने वाले हैं। तो रक्त धातु एक्चुअली में है क्या, मैंने आपको इन शॉर्ट उसको बता दिया। अब हम देखेंगे कि रक्त धातु बनती कैसे है। क्यों समझना आवश्यक है कि रक्त धातु बनती कैसे है? इसको समझना इसलिए आवश्यक है, किसी भी रक्तज विकार या अन्य विकार भी जिनमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट है उसको समझने के लिए आपको इसको समझना ज़रूरी है कि रस धातु जब हम धातु पोषण क्रम पढ़ते हैं तो रस से रक्त, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा रसाद रक्तम प्रजायते करके हमने जो श्लोक पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग शुक्र तक रस धातु से शुरुआत होती है, शुक्र पर अंत होता है। तो उसी में सेकंड नंबर की धातु है वो है धातु रक्त धातु। तो जब रस धातु रक्त धातु में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस समय पर क्या होता है कि जो रस होता है, यानी जो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के बाद जो हमें रस प्राप्त हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनके द्वारा रक्त का निर्माण होना संभव होता है। समझने का प्रयास करें, जिनके द्वारा रक्त का निर्माण होना संभव होता है। उन रक्त सधर्मी अंश, जिसको हम बोलते हैं रक्त सधर्मी अंश, यानी सधर्मी मीन्स सेम क्वालिटी के, रक्त की सेम क्वालिटी के जो अंश होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, क्या चाहिए रक्त निर्माण के लिए? रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है ना। रक्त निर्माण के लिए आपकी बॉडी में किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। रक्त निर्माण के लिए आपकी बॉडी में किसकी आवश्यकता है? आयरन की आवश्यकता है। रक्त निर्माण के लिए आपकी बॉडी को किसकी आवश्यकता है? विटामिन सी की आवश्यकता है। मीन्स इतने द्रव्य तो प्राइमरी हैं, ये होना चाहिए। तो जो रक्त सधर्मी अंश होते हैं उस पर रक्ताग्नि की कृपा होनी चाहिए। रक्ताग्नि, अब आप समझेंगे रक्त की अग्नि क्या होती है। कोई डिटेल में नहीं जाना है, कोई इतना बड़ा फंडा नहीं कि रक्ताग्नि क्या है। सीधी सी बात, जठराग्नि अच्छी होगी तो सारी अग्नियाँ अच्छी होंगी। तो अच्छा डाइजेशन यदि है किसी व्यक्ति का
तो रक्त अच्छा निर्माण होगा, रस अच्छा निर्माण होगा, सारी धातुएं। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो अगर अग्नि अच्छी होती है तो रस धातु रक्त धातु में कन्वर्ट होती है। अगर रस धातु का निर्माण ही गलत हुआ है, समझने का प्रयास करें जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अगर रस धातु का निर्माण ही गलत हुआ है तो रक्त धातु भी गलत निर्माण होगा, यानी अशुद्ध रक्त का निर्माण होगा। और वो अशुद्ध रक्त को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रस धातु को भी ठीक करना पड़ेगा, मीन्स धातु पोषण क्रम को करेक्ट करना पड़ेगा, तो आप कंप्लीट रक्त धातु को ठीक कर पाएंगे। मैं इस लेक्चर में अपने गुरुदेव अखिलेश भारद्वाज सर का भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले का एक केस था, उसको भी डिस्कस करूंगा। मैंने सर से उसके बारे में चर्चा की, उसको भी डिस्कस करूंगा। एक मिरेकल, एक चमत्कार टाइप का है, लेकिन थोड़ा देर बाद उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो जब उस पर रंजक पित्त की क्रिया होती है, और रंजक पित्त कहाँ से आता है, लिवर और स्प्लीन। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, रक्त धातु की अगर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो क्या चाहिए हमें, अच्छी क्वालिटी की स्प्लीन और अच्छी क्वालिटी की यकृत होना आवश्यक है। जब ये दोनों अच्छे होंगे, यानी यकृत और प्लीहा दोनों अच्छे होंगे, तो रक्त का निर्माण भी अच्छा होगा। मीन्स वो रक्ताग्नि जो है वो यहीं लिवर और स्प्लीन से आने वाली है, यहीं लिवर और स्प्लीन ही रक्ताग्नि का एक घर है जो उसको निर्माण करेंगे। कभी भी बॉडी में जब इमरजेंसी स्टेबल होती है तो उस समय क्या होता है, स्प्लीन ही ब्लड को रिलीज करने का कार्य करती है। तो अपने यहाँ बोला गया आचार्य चरक ने, तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते प्रदोषणा स रागेण रसो रक्तत्वम रक्षति। मतलब सभी मनुष्यों में जो रसों का तेज अग्नि है, यानी रस के अंदर जो रस धातु के अंदर जो तेज अग्नि है, उसमें पित्त की ऊष्मा यानी उसकी एनर्जी का मेल हो जाए तो रस रक्त में परिणत होता है। अब इसको इन शॉर्ट सीधा सा हम कह सकते हैं कि रस धातु रक्त में जब कन्वर्ट होगी, जब लिवर और स्प्लीन की कंडीशन अच्छी होगी। जब भी आपके पास कोई भी स्किन डिजीज़ का पेशेंट आता है, जब भी आपके पास कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट आता है, जब भी आपके पास कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम को लेके आता है, जब भी आपके पास कोई भी रीनल फेल्यूर की कंडीशन को लेके आता है, तो आपको उसके लिवर स्प्लीन के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है, अगर उस व्यक्ति के अंदर रक्त दुष्टि के कुछ लक्षण हमें संभावित लग रहे हैं। अब जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है रक्त निर्माण के लिए, तो यकृत और प्लीहा। लेकिन उसके बाद भी एक ऑर्गन और ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो है फुफ्फुस, यानी हमारे लंग्स। देखिए, रक्त का निर्माण तो यकृत और प्लीहा ने कर दिया, बट उस रक्त की शुद्धि और अशुद्धि को करने का कार्य कौन करता है, हमारा हमारा फुफ्फुस यानी हमारे लंग्स। कैसे, सभी को मालूम, बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कोई भी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे कोई भी हो, उसको यदि प्यूरिफाई करना है तो वो हमारे लंग्स पर जाती है, हमारे लंग्स पर जाते हैं। ये मैं एक लंग्स का एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। हमारे लंग्स पर जाते हैं, लंग्स के नीचे एक लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, ये ब्लड वेसल्स निकली हैं, और यहाँ पर ये एल्वुलाई होती हैं, ये एल्वुलाई हैं, और ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, और ये यहाँ से ऑक्सीजन, हमारी एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अंदर आती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर गई। इस प्रकार से एक प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अवरुद्ध हो रही थी कहाँ पर, कोविड के पेशेंट्स में। ये प्रोसेस अवरुद्ध हो रही थी कोविड के पेशेंट में, जिस वजह से उस पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसका मैं कोविड से और एग्जांपल आपको देता हूं, समझते चलिएगा इसको, कि कोरोना के पेशेंट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोविड के पेशेंट्स में
आरबीसीज बहुत तेजी से कम हो रही थी। और आप सभी को मालूम है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है O2 का होल ट्वाइस, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला रहता है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये आरबीसीज के ऊपर बैठ करके चलता है। ये मान लीजिए आरबीसी के कंधे पर बैठ के चलता है। और जब आरबीसीज तेजी से कम हो रही थी तो क्या, आप सभी जवाब देना अपने हिसाब से, जिस प्रकार से मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, कि जब आरबीसीज के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के जा रहा है, मान लीजिए 10 आरबीसीज है और 10 आरबीसीज के ऊपर 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठ करके जा रहे हैं, सॉरी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बैठ करके जा रहे हैं, और एक जगह पर 20 आरबीसीज हैं और 20 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बैठ के जाएंगे, तो बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ए वाले के पास या बी वाले के पास? कोई भी आंसर दे सकता है। एक व्यक्ति है जिसके पास 10 आरबीसीज हैं और 10 आरबीसीज के ऊपर 10 हीमोग्लोबिन हैं, और एक व्यक्ति है जिसके पास 20 आरबीसीज हैं और उसके पास 20 हीमोग्लोबिन है, तो किसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी? बिल्कुल सही सर। अब ये बहुत बेसिक सा फंडा है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। क्या हो रहा था कि वहाँ पर सभी लोग ये चीज़ देखने में लगे थे कि अरे इसके लंग्स का सीटी स्कोर ज़्यादा हो रहा है, लंग्स का सीटी स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है। ठीक है भैया, लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं, बट आप वेंटिलेटर पे तो पेशेंट को डाले हुए हो। वेंटी का काम क्या होता है? लंग्स का काम कराने के लिए वेंटिलेटर होता है कि जो लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती काम ले ले। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा था, SpO2 का सेचुरेशन जो है वो भी कम जा रहा था, जबकि वेंटी पे पेशेंट डला हुआ है। क्यों? कि भैया एक गाड़ी, एक जो कार है 5 लोगों को ले जा सकती है, वो कार ही नहीं है उनके पास, तो भाई कितने व्यक्ति जाएंगे? आरबीसीज ही कम जा रहे हैं, आरबीसीज की ही संख्या कम हो रही है, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैसे ही बढ़ेगी, और हमारे ब्लड के अंदर जो SpO2 को मेज़र करते हैं हम, वो ऑटोमेटिकली कम आएगा। जो रक्त के अंदर SpO2 को मेज़र करते हैं, SpO2 मीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, तो वो तो कम आना ही आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंग्स काम नहीं कर रहे थे, वो एक अलग सिनेरियो था, लेकिन एक सिनेरियो ये भी था कि आरबीसीज किसी पेशेंट में कम थी और उसके लंग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, फिर भी लोगों ने ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर ले जा करके उसके लंग्स पे इतना प्रेशर डाला गया कि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगी थी। फाइब्रोसिस, मैंने शायद आपको अपना कोविड वाला वीडियो डाला है या नहीं डाला, आप मुझे बताएं। कोविड के लेक्चर का वीडियो नहीं डाला है तो मुझे अभी जस्ट लेक्चर समाप्त होने के बाद डालें। मैंने कोविड का लेक्चर लेने के बाद मंथ और डेट भी अनाउंस की है उस लेक्चर के अंदर कि इस मंथ में लगभग इतनी डेट के आसपास फाइब्रोसिस के पेशेंट बढ़ने वाले हैं, लंग्स फाइब्रोसिस के। और किस आधार पर बोला है? सिर्फ इसी आधार पर कि मैं उस समय मेज़र कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि ज़बरदस्ती लोगों को वेंटिलेटर पर ले जाके बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पर वायु महाभूत की वृद्धि की जा रही है, वात दोष की वृद्धि या वायु महाभूत की वृद्धि की जा रही है, तो वो ड्राइनेस पैदा करेगी और पहले से ही लंग्स की हालत ख़राब है, जबकि उन पेशेंट में आरबीसीज का काम है। तो मैंने वहाँ पर पुनर्नवा मंडूर भी ऐड किया था उस ट्रीटमेंट में, विथ आमल की स्वरस, आमल की स्वरस के साथ पुनर्नवा मंडूर भी ऐड किया था। क्यों किया था? जबकि तक्र या दधि पुनर्नवा मंडूर का अनुपान बताया गया है, वो ना ऐड करते हुए आमल की स्वरस ऐड किया था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कफ दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और दधि थोड़ा अभिसंधि होता है, इसलिए हम उस समय नहीं कर सकते थे। तो एक सिनेरियो ये भी आया था। तो रक्त के ऊपर हर प्रकार से हमें समझना आवश्यक है कि रक्त किस प्रकार से बॉडी के सारे फंडामेंटल्स को करेक्ट करता है।
तो यकृत और प्लीहा का विचार करने के साथ साथ कई बार हमें फुफ्फुस का भी विचार करना होता है, क्योंकि मैंने आपको रक्त अवयव निर्माण वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लंग्स से, स्प्लीन से, लिवर से और किडनी से किस प्रकार से हमारा रक्त का संबंध है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। रक्त का स्वरूप कैसा होता है? सभी को मालूम है कि रक्त का स्वरूप वही है, बीर बहूटी टाइप का। आपने बीर बहूटी देखी है आप सभी ने? हमारे यहाँ पे दादी की गुड़िया इस प्रकार से बोलते थे, रेड कलर की होती थी, इस प्रकार की, बहुत छोटी, बारिश के समय पे निकलती थी, मखमली टाइप की, ऐसी छोटी हुआ करती थी, मखमली टाइप की। इसको हाथों में लेकर के हम बहुत खेलते थे। तो ये समझ लीजिए, जो ये रेड कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल हमारा शुद्ध रक्त वैसा ही होता है, सोने की आवा लिए हुए। सोने की आवा मतलब शाइनिंग लिए हुए, लाल कमल के समान। लाख जो होती है, हमारे यहाँ पर लाख होता है, जिसका लाख शादी गुग्गुल बनाते हैं, उसको पिघलाएं, पिघला करके उसमें रुई को डिप करें तो कॉटन के ऊपर जिस प्रकार का कलर आएगा, सेम वही कलर हमारे शुद्ध रक्त का होता है। या शास्त्रों में बोला है शशक रक्त, शशक रक्त बोला है, यानी खरगोश के रक्त के समान। और हल्का सा कंसंट्रेट होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है। मधुर रस और लवण रस इसमें प्रधानतः होते हैं, मधुर रस और लवण रस इसमें प्रधानतः होते हैं। और ये ना तो शीत होता है ना ही उष्ण होता है, ये शीतोष्ण बोला गया है। मीन्स दोनों के गुणों को समाहित किए हुए, शीत और उष्ण दोनों प्रकृति का। अगर इसमें शीतता बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम आ गई, उष्णता बढ़ जाती तो प्रॉब्लम आ गई। मीन्स इसको बैलेंस करके चलना बहुत अति आवश्यक है। ना तो ज़्यादा उष्ण इसमें दे सकते हैं, ना ही ज़्यादा शीत इसमें दे सकते हैं। इसलिए आप पिप्पली को पढ़िएगा। मैं पिप्पली को कोविड में मैंने क्यों यूज किया था उसके कई मैंने आपको बताए हैं। पिप्पली को मैंने क्यों कोविड में यूज किया था उसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। लेकिन पिप्पली में एक गुण ये भी होता है, शीतोष्ण। उष्ण होती है, लेकिन जो बोलते हैं युवा पिप्पली, नई पिप्पली जो होती है वो शीतोष्ण प्रकृति की बताई है। उसको एक बार आप पिप्पली वाले पॉइंट को जरूर पढ़िएगा। द्रव्य गुण से एकल औषधियों का अध्ययन जारी रखिए, एकल औषधियों का अध्ययन जारी रखिए। जो मैंने फंडामेंटल्स आपको द्रव्य गुण को समझने के लिए बताए हैं, उनको अप्लाई करते हुए चलेंगे तो धातुओं के स्वरूप को समझकर उनका ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तीनों दोषों में से कुछ भी बढ़ता है या घटता है तो यहाँ बहुत जल्दी जो रक्त दुष्टि देखने को मिलेगी। अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत जल्दी रक्त दुष्टि देखने को मिलेगी। रक्त के अंदर पंच भौतिकत्व क्या है? तो रक्त के बारे में श्लोक आता है, सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया गया है। विस्तृता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूमि आदि नाम गुणा ही होते दृश्यन्ते चात्र शोणते। विस्तृता मीन्स गंध, और गंध किसका है? पृथ्वी महाभूत का गुण है। और द्रवता मीन्स जल, मतलब ये जल महाभूत का गुण है। और कफ को बढ़ाने वाले ये दोनों गुण आ गए, कफ को बढ़ाने वाले। पित्त को बढ़ाने वाला वर्ण यानी तेज ही आ गया, और वायु आकाश को बढ़ाने वाला स्पंदन और लघुता, ये गुण आ गया। मीन्स अगर ब्लड का सांद्रता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन बढ़ रहा है, तो कफ की दुष्टि हो सकती है जिसके लिए हम कपिंग करते हैं, कपिंग करते हैं। और यदि पित्त बढ़ रहा है तो प्लेन रक्त मोक्षण, डायरेक्ट श्रावेद कर दीजिए। और यदि वायु आकाश भी बढ़ रहा है तो भी आप श्रावेद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट में आपको बता रहा हूं, तब भी आप श्रावेद कर्म करेंगे। और जब भी
वायु महाभूत की वृद्धि होती है या वात दोष का दृष्टि होती है, तो आप एक उसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए देखेंगे जिन्होंने रक्त मोक्षण किया हो कि बुलबुले टाइप के बनते हैं उस रक्त में, झाग बहुत बनेगा, बबल्स बहुत निकलेंगे और ब्लैकिश कलर का होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे आगे, कल के लेक्चर में हम इसी पर चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक दोष के अनुसार कैसे रक्त दृष्टि दिखती है। तो इन महाभूतों का विचार करना बहुत आवश्यक होता है। अब जब रक्त वृद्धि होती है, रक्त की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है, रक्त के गुणों में भी वृद्धि हो सकती है, रक्त के पंच महाभूतों में भी वृद्धि हो सकती है। देखिए कितने क्राइटेरिया हैं। रक्त की मात्रा में वृद्धि, वॉल्यूम बढ़ जाना, रक्त की गुणों में वृद्धि जो जस्ट अभी मैंने आपको बताए रक्त के स्वरूप में, और रक्त के पंच महाभूतों में भी वृद्धि हो सकती है। तो तीनों पर्सपेक्ट से आप समझेंगे तो उस डिजीज को समझना अति आवश्यक हो जाएगा। जैसे ले लीजिए, विषर्प हो जाएगा इसमें, प्लीहा मतलब स्प्लीनोमेगाली, रक्त की मात्रा में वृद्धि हो गई, विद्रदी हो जाएगी, रक्त के उष्णता और रक्त की द्रवता इन दोनों की वृद्धि हो जाना। कुष्ठ एक बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसके लेक्चर हम अलग लेंगे, वहाँ हम फोटोज से जल्दी समझेंगे। मैं उसका शायद वीडियो आपको डाल चुका हूँ कि स्किन डिजीज़ के विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं, वो वीडियो की मैंने लिंक आपको इस ग्रुप पर डाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें चर्म कुष्ठ कैसा दिखता है, विचर्चिका कैसी दिखती है, इस प्रकार से आप उसमें सारे फोटोज आप देख पाएंगे। वात रक्त, जिसमें रक्त की वृद्धि के साथ साथ रक्त की उष्णता, रक्त की अम्लता, रक्त का लवण स्वभाव ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। रक्त की उष्णता, रक्त की अम्लता और रक्त का लवण रस का स्वभाव ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब अम्लता के साथ साथ लवण रस की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उस व्यक्ति को वही सोरियाटिक आर्थराइटिस में वो कन्वर्ट हो जाता है, या जिसको गाउटी सोरियासिस बोलते हैं, मतलब गाउट से सोरियासिस की उत्पत्ति होना। तो ऐसे रोगियों की जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ आपको समझ में आता है कि इस व्यक्ति को जॉइंट पेन भी था एक समय पर और अभी भी कुछ परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि मेरा एक पेशेंट था, उसको पैर के अंगूठे में गाउट के लक्षण दिखने को स्टार्ट हुए थे, फिर धीमे धीमे करके बॉडी में गए थे। एज थी लगभग 26-27 के आसपास, लेकिन लगभग वो उसका निरादर करते रहे। गलत खाने पीने के शौकीन थे, मार्केट के समोसा कचौड़ी बहुत खाने के शौकीन थे। हमारे यहाँ पर पास में मुरैना सिटी है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट के थे वो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा समोसे कचौड़ी ये सारी चीज़ें खिलती हैं। तो वो आदत रहती है, जिस क्षेत्र में लोग होते हैं उस क्षेत्र के खाने पीने की आदत रहती है। तो अम्लता और लवण रस का बहुत मात्रा में सेवन कर रहे और उष्ण चीज़ों का सेवन कर रहे और स्निग्ध चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे थे। तो वहाँ से ये उनको उत्पत्ति हुई। और रक्त की दृष्टि ज़्यादा होने की वजह से, वात रक्त में अगर बैलेंस देखें तो वात से ज़्यादा रक्त की दृष्टि होने की वजह से उनको वो सोरियासिस में कन्वर्ट हुआ। और ट्रीटमेंट हमने वात रक्त का दिया, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली क्योर हुए। रक्त पित्त भी इसकी वजह से होता है, रक्त वृद्धि में रक्त पित्त होता है, तो वहाँ रक्त मोक्षण आप करेंगे। अभी जस्ट मैं रक्त वृद्धि का प्रतिकार भी बताऊंगा कि रक्त वृद्धि में आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। रक्त वृद्धि में आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। गुल्म भी हो सकता है, रक्तज गुल्म जिसको हम बोलते हैं,
सारे गुल्म नहीं, रक्तज गुल्म। और उपकुश, उपकुश कौन सी डिजीज है? ब्लीडिंग गम्स। उपकुश है ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स की डिजीज है उपकुश, तो वो भी हो सकता है। इवन अगर मैं कहूं तो जो माउथ अल्सर्स होते हैं, 3 स्टेज होती हैं, समझने का कोशिश करें। जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, जिसके बारे में पहले बता चुका, इन व्यक्तियों के अंदर वात और पित्त और ये जाकर के रक्त को दूषित कर देते हैं। सबसे पहले वात और पित्त का दूषित होंगे, फिर जाकर के रक्त में जाकर के उंगली करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई तू क्यों शांत बैठा है, तू भी हमारे साथ मिल जा। और वायु महाभूत और अग्नि महाभूत रक्त को जाकर के दूषित करेंगे, और वह रक्त को दूषित करने के बाद जो हमारी ओरल म्यूकोसा होती है, वो ओरल म्यूकोसा हमारी पूरी रप्चर्ड हो जाती है। तब जाकर के वहां पर पहली स्टेज आती है स्टोमेटाइटिस, मीन्स अल्सर, माउथ अल्सर। फिर वहां से वो रोगी अगर रेगुलर स्मोकिंग किए जा रहा है, गुटखा चबाए जा रहा है, तो वो जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। फिर वो जाकर के माउथ कैंसर में कन्वर्ट होता है। यहां तक की कंडीशन में हम उस रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। यहां तक की कंडीशन में कैसे कर सकते हैं? रक्त के उष्ण गुण को हम सबसे पहले बैलेंस करें, और पित्त और वात के रुक्षता को, फाइब्रोसिस जिसकी वजह से डेवलप हुई है, उस रुक्षता को हम सबसे पहले मैनेज करें। तो यहाँ पर मैं रोगियों को त्रिफला घृत खाने से पहले 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम देता हूँ, या खदरादी बटी देता हूँ मैं, जो रक्त के उष्णत्व को समाप्त करेगी। और कुछ क्लेद का गुण भी, यानी उसका द्रवता का गुण भी उसका दूषित होता है, तो उसको भी करेगी, क्योंकि वहां जो ओरल म्यूकोसा है वो डिसॉल्व हो रही है, घुल रही है, और साथ में फाइब्रोसिस कन्वर्ट कर रही है। और उस व्यक्ति को ऑयल पुलिंग के लिए बोला जाता है, ऑयल पुलिंग के लिए तिली तेल से ऑयल पुलिंग करवाते हैं। और साथ में हम वहाँ पर कुछ द्रव्य जो आपके यहाँ उपलब्ध हों, जैसे कालमेघ का प्रयोग मैं करता हूँ, कई बार मैं भूमि आमल की और कालमेघ दोनों के पाउडर का प्रयोग करता हूँ, कई बार रसायन चूर्ण का करता हूँ। और त्रिफला पाउडर रात को आपको 1 चम्मच उसको देना है। फिर रसायन कर्म, ब्रेचन और पित्त दुष्टि को समाप्त करने के लिए, रक्त शुद्धि के लिए, इन सभी चीज़ों में त्रिफला पाउडर का प्रयोग बहुत शानदार है, मैंने देखा है। और कई पेशेंट ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस के रिवर्स करके ठीक किए हैं, अन्यथा वो माउथ कैंसर में कन्वर्ट होने वाले थे। माउथ की ओपनिंग 2 अंगुल जो अपन को बोलते हैं, यानी 2 उंगलियां माउथ के अंदर एंटर कर रही थी, उससे ले जाकर के 4 उंगलियों तक हम लेकर के गए हैं। रिजल्ट आपको 15 डेज के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उपकोष से हमने पूरे माउथ की फिजियोलॉजी को समझा, पैथोलॉजी को समझा। फिर देखते हैं कामला। कामला भी हो जाता है जॉइंडिस। व्यंग भी होता है। व्यंग से आप मोस्टली ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर, चाहे पिंपल्स को ले लीजिए आप, चाहे झाइयों को ले लीजिए आप, चाहे रिंकल्स को ले लीजिए आप, चाहे ब्लेमिसेस को ले लीजिए आप, चाहे किसी भी प्रकार के ब्यूटी डिजीज, जिसको मैं ब्यूटी डिजीज के नाम से बोलता हूँ, सुंदरता के रोग जो आपकी सुंदरता को हानि पहुंचाएं, वो सारे रोग रक्त वृद्धि की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर आप लीच थेरेपी कर सकते हैं इंस्टेंटली इफेक्ट देने के लिए। अग्नि मांद की कंडीशन हो सकती है, अग्नि मांद की,
ये अग्निमांद की स्थिति सबसे अच्छी आपको देखने को मिलती है रीनल फेल्योर के पेशेंट में, हेपेटोमेगेली में देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगेली में देखने को मिलती है। बहुत तेजी से उनको वो डिजीज बन गई। अगर किसी को ACF हो गया है या क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो गया है या एक्यूट रीनल फेल्योर हो गया है, ARF या जिसको CKD बोलते हैं या ये KD बोल दीजिए, नाम कुछ भी ले लीजिए, कुल मिलाकर किडनी फेल्योर हो गया है, तो उस व्यक्ति में बहुत तेजी से अग्निमांद देखने को मिलता है। अब मूर्छा तो आती ही है, सभी को मालूम है। मेरे पास एक रोगी आया था, मेरे फ्रेंड थे, उनके भाई थे। उसके अंदर RBCs की संख्या और WBC दोनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे सॉरी, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। एक लेक्चर कंडक्ट किया, उसकी वजह से बोलते हैं सोर थ्रॉट हो गया हमारा। काफ़ी लंबे समय तक बोलने पर गले में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका जब हमने खाने पीने का तरीका देखा तो वही सारी चीज़ें कि आप समझते हैं, तीखा, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि रक्त वृद्धि की संप्राप्ति और साथ में WBCs का बढ़ने का क्यों फंडा निकल के आ रहा है। सिर्फ 2 मेडिसिन, ओनली 2 मेडिसिन, सिंपल गुडूची 2 BD के डोज में हिमालय की, और साथ में मैंने रसायन चूर्ण। वन TSP BD विथ आमल की सुरस, आमल की सुरस, इसका अनुपान रखा था हमने आमल की सुरस। और 15 दिनों बाद हमने उसकी पूरी CBC कराई, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें देखने को मिले। और लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर वो कंप्लीटली क्योर हो गए, कंप्लीटली क्योर हो गए। तो ये ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर WBC और RBCs भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। उस पेशेंट का नाम था अंकित श्रीवास्तव। जब वो ग्वालियर आएंगे तो मैं उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपको शेयर करूँगा। काफ़ी पुराना केस था, अभी तो वो किसी टेक कंपनी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं। तो ऐसे केस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विशेषकर आप विचार करना कि इसके कौन से गुण दूषित हो सकते हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। और देखिए, रोगी आपके पास गुण लेकर के नहीं आएगा, रोगी आपके पास सामान्य लक्षण लेकर के आएगा और कुछ रिपोर्ट्स अपने साथ कलेक्ट करके लेके आएगा। एक लेक्चर में आपका रखूँगा कि जिसमें आप रिपोर्ट्स देख करके वात पित्त कफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी CBC की रिपोर्ट को देख करके वात पित्त कफ का जो रियल अंदाज़ा लगाने की जो प्रक्रिया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। 70 to 80% सफलता मिल चुकी है। मतलब अगर आप पेशेंट से क्वेश्चन भी ना करें और CBC को कम्प्लीटली देख लें, तो आप 70 से 80% उसके वात पित्त कफ को पता कर सकते हैं। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और वो बताना आवश्यक है। फिर आप जो 20% में मिस कर रहा हूँ, जो 30% में मिस कर रहा हूँ, अपने अनुभव से उसको भी पूरा करने का प्रयास करिएगा और बताएं कि क्या मैं उसमें गलती कर रहा हूँ जो आप पकड़े उसमें। फिर आता है रक्तक्षय, परुषा, स्फुटता, मिलाना, त्वरक्षा, रक्त संचय। किसी एनीमिक पेशेंट को देख लेना आप, किसी भी एनीमिक पेशेंट को आपने कभी देखा है तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें देखी होंगी, हाथ की हथेली देख ली और अपनी बल्बर या पाल्पिब्रल कंजक्टाइवा को आपने देख लिया और कह दिया कि भाई एनीमिक पेशेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को और मिलती हैं। आप उसकी पीठ को देखिएगा, उसकी पीठ पर क्रैक्स दिख रहे होंगे, क्रैक्स। एब्डोमेन को देखिएगा या लंबर रीजन को देखिएगा, उसकी क्रैक्स दिख रहे होंगे, वहाँ स्किन फटने लगी होगी। ये एज इट इज़ सेम सिम्टम्स मैंने फील किए अपनी बॉडी पर। एक टाइम था, उस समय पे इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था कि खाने पीने का ध्यान पूरा बिगड़ गया था, मार्केट का खाए जा रहे थे
और हमारे अंदर एनीमिक कंडीशन हो गई थी, और सांस तो फूलने लगती है उसमें। अपन देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एनीमिक कंडीशन होगी तो ब्रीथलेसनेस तो आएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो वहाँ पर मेरी पीठ के ऊपर, मेरे बैक पे, मेरी चेस्ट पे, मेरी एब्डोमेन पे स्किन के क्रैक्स देखने को मिले, स्किन के क्रैक्स देखने को मिले। जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे जस्ट यही श्लोक याद आया, और उस समय हमने खुद की आंखों को देखा नहीं था, क्योंकि हम डॉक्टर होते हैं, दुनिया की आंखें देख लेते हैं, खुद की नहीं देख पाते। फिर हमने अपनी आंखों को भी देखा, हथेली को भी देखा। बट कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ, कि मेरी जो कंजक्टिवा थी वो अच्छी खासी रेड दिख रही थी, और मैंने सीबीसी कराया तो मेरा 8.9 के आसपास, 8.9 या 8.5 ऐसा कुछ हीमोग्लोबिन निकल के आया था। कुछ आरबीसीज भी डाउन देखने को मिले थे। तो वहाँ सेम वही चीज़, आमल की सुरस, पुनर्नवा मंडूर और रसायन चूर्ण। आमल की सुरस, पुनर्नवा मंडूर और रसायन चूर्ण, इन 3 चीज़ों को प्रयोग किया और सारे प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अब हमारे अष्टांग हृदय यानी भागवत जी क्या कहते हैं? रक्त अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता। अम्ल रस की प्रीत होगी, ठंडे में रहने का मन करेगा, सिरा शैथिल्य हो गया। आप अगर किसी की वेंस दिखती हो तो उन वेंस को देखेंगे तो उसमें लूजनेस सी आपको देखने को मिलेगी। मीन्स वही चीज़ कि आप किसी की स्किन को उठाते हैं, जो जो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है किसी व्यक्ति में, ऐसी ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलेगी। उसका स्पंदन बहुत स्लो देखने को मिलेगा, के चेहरे से तेज कम हो जाएगा, चेहरा उतरा हुआ दिखेगा, शाइनिंग टोटल गायब होगी, पीठ पर क्रैक्स होंगे। ये सिम्टम्स भी हमें देखना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय पर रोग भी इतने होशियार हो गए हैं कि कई बार पेशेंट्स की कंजक्टिवा में अच्छा खासा हीमोग्लोबिन नज़र आएगा, हमें लगेगा अच्छा खासा हीमोग्लोबिन है। कई बार उसकी हथेलियों को देखोगे तो वहाँ भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अष्टांग हृदय में कहते हैं कि जो मैं शैथिल्य पे बात कर रहा था, कि जो ब्लड वेसल्स होगी उसको आप जब टच करके देखेंगे तो बहुत इस प्रकार से चल रही होगी, बहुत स्लो डाउन, कि धीमी धारा में नदी के अंदर पानी बहता है। और रुक्षता से तो जस्ट वही, स्किन ड्राई दिखेगी तो स्फुटता तो निकलने ही वाली है, मतलब क्रैक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। लगभग एक जैसे पॉइंट है। अब जब किसी व्यक्ति में रक्त वृद्धि हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो वॉल्यूम के कारण, चाहे वो स्प्लीनोमेगाली हो, चाहे वो हेपेटोमेगाली हो, या किसी भी प्रकार का स्किन डिसऑर्डर हो, आप उस रक्त वृद्धि के प्रतिकार करने के लिए या तो उसको ब्रेचन कराएंगे या रक्त मोक्षण। ये कब कराना है? ये आपको पेशेंट आए और पहले दिन ही करा दीजिए, इसको पहले दिन ही करा दीजिए। मेरा जो एक फंडा है, कोई भी पेशेंट स्किन डिजीज का आता है, मैं पहले दिन ही उसको ब्रेचन करवाता हूँ। फिर उसके बाद उसको औषधियाँ शुरू करवाता हूँ, कि अब जब आपको ये ब्रेचन हो जाए, लघु ब्रेचन करवाता हूँ मैं उसको, तो उसके बाद आप इन मेडिसिन्स को स्टार्ट करेंगे। तब आप उन मेडिसिन्स को स्टार्ट करेंगे, और मेडिसिन स्टार्ट करने पर इससे क्या होता है कि रक्त की शुद्धि बहुत तेजी से होने लगती है। क्यों? कि जब आप ब्रेचन कराते हैं, देखिए वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, कि आपका ये लिवर हुआ, जब ब्रेचन होता है तो इसके अंदर दूषित पित्त होता है, वो दूषित पित्त आपके इंटेस्टाइन के अंदर आता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और ब्रेचन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो लिवर के ऊपर जो ओवरलोड था दूषित पित्त का, जिससे वजह से लिवर की कार्य क्षमता अवरुद्ध हो रही थी, कार्य क्षमता बिगड़ रही थी, एक तो वो क्लियर हो जाती है।
तो यकृत अच्छी क्वालिटी के हीमोग्लोबिन निर्माण में भी हेल्प करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बैलेंस में भी कार्य करता है, जो आज हम खाने में डे टू डे लाइफ में इतना सारा केमिकल खा रहे हैं। चाहे आप गेहूं खाएं चाहे कुछ भी खाएं, शुद्ध कुछ नहीं मिल रहा है आपको। तो आज इस समय पर सोचिएगा, आचार्यों ने कितना डिटेल में सोचा होगा कि आज इस समय पर रक्त मोक्षण और विरेचन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, आपने अगर किसी व्यक्ति का रक्त मोक्षण कर दिया तो अशुद्ध रक्त आपने निकाल दिया, तो वो अशुद्ध रक्त जो लिवर पर जा कर के ओवरलोड क्रिएट कर रहा था, जिसको हम चाहे पोर्टल हाइपरटेंशन बोल दें, चाहे कोई भी नाम दे दें, मॉडर्न साइंस में कई नाम हैं चीज़ों के, एक डिजीज़ को 10-10 नाम दिए हैं, तो नाम में क्या रखा है, बट आप समझने का प्रयास करें कि लिवर के ऊपर जो ओवरलोड होगा वो कम हो जाएगा, तो लिवर अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू कर देगा और रक्त का पुनर्निर्माण करना स्टार्ट कर देगा। फिर हमने विद इन 24 आवर्स वो औषधियाँ खिलाना शुरू कर दी, जो औषधियाँ रक्त दुष्टि को समाप्त करेंगी और साथ में यकृत को शुद्ध करने का कार्य करेंगी। अब जब किसी व्यक्ति को ऐसी कंडीशन आती है तो आप यहाँ पर किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं? आप यहाँ पर तिक्त शीतल औषधियाँ, तिक्त शीत कसाय रस का भी आप प्रयोग करा सकते हैं। इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करेंगे। अगर पित्त की दुष्टि ज़्यादा है तो इवन मधुर रस का भी आप प्रयोग कराएंगे। अगर मैं इन सब चीज़ों में बेस्ट बोलूं तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कालमेघ, मुझे लगता है निम्ब, मुझे लगती है कुटकी। ये बहुत अच्छी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, भूमि आमल की ले लीजिए, चाहे आंवला ले लीजिए, चाहे पिप्पली ले लीजिए, ये ऐसी औषधियाँ हैं जो बहुत बेटर रिजल्ट और बहुत फास्ट वे में रिजल्ट लेती हैं। यकृत प्लीहारी लो, यकृत प्लीहारी लो के अंदर तो ऐसी ड्रग्स डली हैं, आप उसको डिटेल स्टडी कीजिएगा, काफ़ी औषधियाँ हैं जो कि आपकी बॉडी में चाहे एनीमिक कंडीशन हो, चाहे लिवर में प्रॉब्लम हो, चाहे रक्त में प्रॉब्लम हो, चाहे रक्त क्षय हो, चाहे रक्त वृद्धि हो, हर प्रकार की अवस्था में बहुत प्यारा कार्य करने वाली हैं। अब आप चाहे जितनी भी आप लिवर सिरप देख लीजिए, सबके कॉम्बिनेशन आप देखिए, और जितनी भी स्किन डिजीज़ होती हैं, ब्लड प्यूरीफायर देख लीजिए, उन दोनों सिरप या टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स को सामने रख के आप देखिएगा, 70% मेडिसिन सेम होती हैं या उनके गुणधर्म सेम होंगे। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कई बार हमारे पास वो औषधि उपलब्ध नहीं होती जो हम लिखना चाहते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट हमारा लूज हो जाता है। तो आपको लूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप औषधि को उठाएं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और अपनी आयुर्वेद सार संग्रह उठा लें, जिस औषधि को आप लिख रहे थे उसके इंग्रेडिएंट्स उठा लें। अब देख लें, इसके अंदर ये हैं, 70% द्रव्य ये मिल रहे हैं, बाकी 30% कौन सी और दूसरी औषधि के अंदर मिलेंगे, उसको मिक्स करके योग बना करके दे दीजिए। आपने वही चीज उनको दे दी। एक हिक्का प्रकरण या श्वास प्रकरण में मुक्ता यष्टि आदि कुछ इस प्रकार से एक चूर्ण का नाम आता है, एक पाउडर का नाम आता है। तो जब मैं कोविड के समय पेशेंट्स को देख रहा था तो मुझे उस चूर्ण के बारे में मैंने स्टडी की, लेकिन वो कहीं भी मुक्ताद्य चूर्ण इस प्रकार से नाम है, आप जरूर देखिएगा, इक्का या श्वास में से किसी एक में है। तो जब मैंने उसको देखा वो कहीं मिलता ही नहीं था, जहाँ तक अभी भी मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी उसको बना रही है। बट जब मैंने उसके बाद त्रिलोक चिंतामणि रस को देखा और श्वास का चिंतामणि रस को देखा, तो मुझे लगा कि त्रिलोक चिंतामणि रस में अगर मैं कुछ औषधियों को मिला दूं, मुक्ता शुक्ति को मिला दूं, और भी अन्य द्रव्य थे उसके अंदर, उसको मिला दूं, तो लगभग मैं 90% तक तो पहुंच जाऊंगा। और 90% भी अगर मैं पहुंच गया तो अभी जिन औषधियों को प्रयोग करने पर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मुझे
मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ईश्वर का आशीर्वाद भी देखिए, अभी तक मैं 10 से 12 सीटी स्कोर वाले पेशेंट्स देख रहा था, और जब मैंने इस औषधि का प्लान ही किया है ओनली, तब मेरे पास 23 और 24 सीटी स्कोर वाले पेशेंट्स भी आने स्टार्ट हुए। मैं हॉस्पिटल्स के अंदर विजिट भी करने जाने लगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो एडमिट थे, तो वहाँ पर उन्हीं के सपोर्ट से हमने किया। कई पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पाए तो उनको घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, और ईश्वर के आशीर्वाद से कई पेशेंट विद इन 7 डेज, तो विद इन 10 डेज, कुछ विद इन 3 डेज टोटल रिकवर हुए। और जितने भी पेशेंट को वेंटिलेटर और ये सपोर्ट चल रहे थे, वो 4 से 5 दिन के अंदर सब के छूट गए और नॉर्मल वार्ड के अंदर उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम जो योग बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लिखना चाह रहे हो वहाँ पर उपलब्धता हो। ज़रूरी है कि आप वैद्य हैं, युक्ति लगाइए कि उन द्रव्यों में ऐसा क्या है जो मेरे पास जो औषधियाँ रखी हैं उन औषधियों के अंदर वो द्रव्य मुझे प्राप्त हो जाएंगे, और उनको बना करके पेशेंट को देकर तो देखिए, मरेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सिंपल डिजीज़ पर दे करके देखिए, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो तो क्रॉनिक डिजीज़ पर भी उनके प्रयोग करने का कोशिश करें। जब क्षय होता है, रक्त क्षय, तो उसका प्रतिकार कैसे करना है? ना तो अधिक शीतल औषधि का आप प्रयोग करेंगे, शीतल औषधि या शीतल आहार का, सॉरी आहार का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे फ्रिज का पानी पी रहे हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या एसी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। बासी भोजन का आप प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शीतलता बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप लघु भोजन का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, स्निग्ध भोजन का कर सकते हैं, आप गुरु भोजन का नहीं करेंगे। रक्तवर्धक से अर्थ है आप न्यूट्रिशनल डाइट को ज़रूर लें, जिसके अंदर रक्त को बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे मुंह पर कौन सी चीज़ आती है? वो सलाद में यूज करते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, रेड कलर का क्या होता है वो? चुकंदर। चुकंदर, हाँ 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 हाँ, उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अनार हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गई है, मेथी हो गई है, इन सारी चीज़ों के अंदर आयरन सप्लीमेंट बहुत होते हैं। तो इसके साथ आप क्या भोजन में योग ऐड कर सकते हैं? आप आमल की सुरस या आंवला पाउडर या दाड़िम सुरस या दाड़िम का पाउडर, इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग करा करके बॉडी की अंदर एक तो अग्निमांद को दूर कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि विटामिन सी आप देंगे तो वो आयरन का मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देगा। बोला गया है अम्लीय यानी अल्प अम्लीय, वो जो सबसे ज़्यादा अल्प अम्लीय में सबसे अच्छा जो होता है वो होता है दाड़िम यानी अनार और आंवला। इन दो के अलावा आपको कहीं ध्यान लगाना ही नहीं है, आंवला और अनार, और ये हर जगह उपलब्ध हैं, हर गांव में, कस्बे में, सब जगह रोगी को इनमें से कुछ ना कुछ मिल सकता है। रक्त वाहिका दुष्टि का कारण आप देखें, रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स, जिस जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इनकी कंडीशंस की बात करने वाले हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड का भोजन का सेवन कर रहा है, साथ में अविश्वंदी भी है, जैसे हमारा दही है वो विदाही में आता है, स्निग्ध है, बहुत ज़्यादा स्निग्ध है, उष्ण गुण युक्त है, ऐसे भोजन का सेवन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा धूप का सेवन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अग्नि का सेवन कर रहा है, अग्नि मीन्स उष्ण चीज़ों का। पहली चीज़ से क्या स्पष्ट होता है, यहाँ पर होता है एथीरोस्क्लेरोसिस। अगर कोई व्यक्ति स्निग्ध, उष्ण और विदाही अन्नपान का, जिसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है हमारे फास्ट फूड, हमारे समोसा कचौड़ी, जलेबियाँ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, और बहुत सारा ऐसा आइटम जैसे छोले भटूरे हो गए, इनका यदि सेवन कर रहा है तो उस व्यक्ति को एथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांस हैं, न कि गारंटीड हो पाएगा। अगर वो इनके साथ साथ व्यायाम कर रहा है, प्रॉपरली बॉडी की क्लींजिंग के लिए साथ में सुबह स्प्राउट्स का सेवन कर रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड का भी सेवन कर रहा है, और योग का भी पालन कर रहा है,
तो वो बॉडी को बैलेंस करने की प्रक्रिया में है। गंदा खाऊंगा और इन चीज़ों के थ्रू उसकी सफाई भी कर लूँगा तो नहीं होगा। ये जो कारण है वो सिर्फ वही कारण है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के कोई और कार्य कर ही नहीं रहा है। अति से जैसे धूप का अति सेवन या वायु का अति सेवन या अग्नि का अति सेवन या रूक्ष भोजन का भी अति सेवन करने से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से, एज बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी एथीरो के अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है। और दोनों में ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। एक जगह पर आप घृत का उपयोग नहीं कराएंगे तो एक जगह पर दाढ़ीमाद्य घृत का प्रयोग कराएंगे। एक पेशेंट थी 90 ईयर ओल्ड, 90 साल की एज थी उनकी, महिला पेशेंट थी, आज से लगभग 3 से 3.5 साल पुराना केस बता रहा हूँ। उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता था, लगभग 180-190 के आसपास, और डॉक्टर को दिखाया, वो मेडिसिन दिए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स कराई गई तो उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मिला, मींस कैल्सिफिकेशन उनकी ब्लड वेसल्स में देखने को मिल रहा था। और वहाँ पर मैंने दाढ़ीमाद्य घृत का प्रयोग करवाया और साथ में कुछ औषधि, जिसमें मैं रसायन चूर्ण का बहुत अच्छा प्रयोग मैं मानता हूँ, दाढ़ीमाद्य घृत और रसायन चूर्ण। उसके अलावा भी सॉरी उसके अलावा भी अन्य औषधि उनकी प्रकृति और उन चीज़ों को देख कर के प्रयोग कराई। 5 to 7 डेज़ के अंदर इनका बीपी 150 के अंडर में आ गया था। और सारी एलोपैथिक मेडिसिन हमने 10 दिन के अंदर उनकी बंद करवाना स्टार्ट कर दी। स्टार्ट के 10 दिन बाद तो टोटल बंद हो गई थी। और बहुत अभी भी माता जी जिंदा हैं, वो अभी भी बहुत स्वस्थ हैं। वो जब मैं जाता हूँ मुरैना साइट में, मुरैना में मैं कैंप वगैरह अरेंज करता था पहले, तो वहाँ उनसे मुलाकात होती है, अच्छा लगता है। और ये सिंपल से सिद्धांत हैं। आप इन गुणों, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते होंगे सर ये क्या पढ़ाते रहते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं। ट्रीटमेंट तो बताने के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, मैं बता दूंगा, अपनी सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं छुपा के रख के ले जाऊं, और बताता भी हूँ बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस जो है। लेकिन वो ट्रीटमेंट मैंने कैसे प्लान किए, उसके पीछे का उद्देश्य समझना आवश्यक है। अगर आप वो उद्देश्य समझ गए, उन गुण धर्मों को समझ गए, तो अपना ट्रीटमेंट बनाएंगे, नया बनाएंगे, कुछ मुझे भी सिखा करके जाएंगे, और नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए रिजल्ट भी हम ले पाएंगे। कई चीज़ों में मैं रिजल्ट, देखिए हर डॉक्टर, हर वैद्य हर बीमारी पर रिजल्ट नहीं ले सकता, क्योंकि हम अल्प बुद्धि के प्राणी हैं। आचार्य लोग अच्छी बुद्धि के प्राणी थे, उत्तम बुद्धि के। तो मैं कई डिजीज़ पर मैं रिजल्ट नहीं ले पा रहा हूं, तो वहां पर आप रिजल्ट ले सकते हैं अपनी युक्ति लगा करके। क्या पता उस डायरेक्शन में, उस दिशा में मैं नहीं सोच पा रहा हूं जिस डायरेक्शन में, इन्हीं गुणधर्म, इन्हीं सिद्धांतों को पकड़ के आप सोच पाओ। तो वही मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस ग्रुप पर शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी सीखने को मिले, क्योंकि सीखने की भूख हर किसी के अंदर होनी चाहिए। और ये भूख मेरे अंदर तो बहुत है। मैं इतना मुझे विश्वास है और खुद पर मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं कहीं भी, किसी से भी, कैसे भी, हर जगह सीखने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो आप भी सिखाने के लिए तत्पर रहें। तो इन गुण धर्मों को आप देखेंगे तो इसके हिसाब से रक्त वाहिका दृष्टि यानी ब्लड वेसल्स की दृष्टि होगी। तीसरा पॉइंट एक और देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा विदाही और उष्ण अन्नपान का सेवन कर रहा है, साथ में स्ट्रेस भी ले रहा है, बहुत ज़्यादा बाइक राइडिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेवल कर रहा है, और साथ में रूक्ष भोजन का भी सेवन कर लेता है बहुत अच्छी मात्रा में, जो वायु वृद्धि कारक द्रव्य हैं उनका सेवन कर लेता है, तो उसकी ब्लड वेसल्स रप्चर्ड होती है, एंडोथीलियम रप्चर्ड हो जाती है। और जब एंडोथीलियम रप्चर्ड हो जाती है तब प्लेक कन्वर्ट होने लगते हैं, प्लेक्स बनने लगते हैं, और वो कंडीशन थोड़ी सी खतरे वाली हो जाती है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन, लेकिन खतरे वाली होती है, कोई डरने की चीज़ नहीं है। ये मैंने मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, खतरे वाली हो जाती है, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको व्रण संधान प्रक्रिया पर चलना है, व्रण संधान प्रक्रिया पर चलना है, और उस प्लेक को डिसॉल्व करने के लिए पिप्पली
या शुंठी चूर्ण का काली मिर्च के साथ प्रयोग आप कराएंगे, और दाड़ेमाद्य घृत का प्रयोग करवाएंगे, आमल की सुरस का प्रयोग करवाएंगे, और जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था GHA, ग्लूकोज, हरिद्रा और आमल की, सॉरी ग्लूकोज नहीं, गुडूची, हरिद्रा और आमल की, इन तीनों का प्रयोग कराएंगे। और फिर पेशेंट से एक बार, जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आए, एक बार हिस्ट्री लें और उस हिस्ट्री को जरूर मेरे साथ शेयर करें, तो उसके बाद और अच्छा ट्रीटमेंट बताने में बड़ी हेल्प मिलती है। ये मैं एक कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि दाड़ेमाद घृत का प्रयोग करवाइएगा, आंवला या रसायन चूर्ण का या त्रिफला चूर्ण का जरूर प्रयोग कराएं ऐसे रोगी को। और त्रिफला चूर्ण में यदि आप पिप्पली चूर्ण भी मिला दें, मान लीजिए 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण है, तो उसके साथ आप 1 ग्राम पिप्पली चूर्ण का आप मिला करके प्रयोग कराएं। और साथ में आप प्रभाकर बटी और अर्जुनारिस्ट, इनका प्रयोग आप ऐड कर दीजिए। कॉमन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आपको ऐसे रोगी में रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। और जो मैंने हार्ट के रोगी में मैंने बताया, क्लैपिंग, ताली बजाने की एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक, तेजी से चलना, ये तो आपको हर कार्डियक पेशेंट में अप्लाई करना है तो करना है। अब इसके बाद मैं आपको एक केस जो मैंने बताया था कि मेरे गुरुजी से मुझे देखने को मिला, उसकी तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो उस केस के थोड़े फोटोज़ मैं आपको शेयर करूँगा, बिफोर एंड आफ्टर। और उस चीज़ से एक चीज़ देखने के लिए आप ज़रूर समझिएगा कि कम से कम ये था लगभग रीनल फेल्यूर का ही समझ लीजिए केस। आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिन 4.65 पहुंच चुका है, जबकि 1.5 मैक्सिमम रेंज होती है, 4.65 रेंज पे क्रिएटिन पहुंच चुका है, यूरिया 64.8 पर पहुंच चुका है, और यूरिक एसिड 6.28 पर है, और सोडियम डाउन जा रहा है, ऐसी कंडीशन आपको क्या लगती है, ये किडनी का पेशेंट है, रीनल फेल्योर का पेशेंट है या नहीं है? बताएं सर, आपके अकॉर्डिंग क्या है, होना चाहिए ना? क्रिएटिन कितना ज़्यादा जा रहा है, और उसकी एज देखो आप, 18 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड। बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर इनको दिखाया गया, किडनी श्रिंक जा रही थी। वो मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं है, मैं जब मंगा लूंगा सर से बात करके। और ये पेशेंट चूंकि मेरी पहचान का था, इसलिए मैंने डील नहीं किया, तो मैंने अपने गुरुजी के पास भेजा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे, और इसमें चमत्कार होना वाजिब था, और मुझे भी सीखने को मिला, और आपको भी मैं उस चीज़ को सिखाऊंगा। क्रिएटिनिन 4.65, यूरिक एसिड 6.28, यूरिया 64.8। अब ये केस स्पेशल क्यों, समझने की चीज़ है। एक तो 18 साल की फीमेल है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, ऊपर से इसमें 18 साल लिखा हुआ है, लगभग 19 साल के आसपास एज है। वो जो लिख दिया तो लिख दिया, गांव से जुड़े हुए लोग हैं। और लगभग 4 से 5 मंथ का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन भी है। किडनी श्रिंक हो रही है, राइट किडनी श्रिंकिंग जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं किडनी के अंदर छल्ले डालने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़ सकता है हमें, और आने वाले फ्यूचर में गर्भ धारण की क्षमता भी आपकी कम हो सकती है। अब इतनी सारी समस्याएं, तब जाकर के याद आती है लोगों को आयुर्वेद की। तो भाई किसको पकड़ें, अब हम उनके पहचान में थे, तो भाई चलो, मेरा घर का नाम लाला है, तो कहते लाला के पास चलो। आए मेरे पास, मैं अपने रिश्तेदारों के केस नहीं लेता और पहचान के लोगों के केस नहीं लेता, क्योंकि ये लोग कितना भी आप इनके लिए कर लें, ये कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ये सत्यता है। और सोच लें, अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे आपको शुभचिंतक, मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी मिले हुए हैं। तो मैंने अपना वैद्य धर्म निभाते हुए रेफ़र किया मैंने कि हमारे सर के पास जाएं। अब आपने समझ लिया कि एक तो एज कम है, दूसरा इसको किडनी में जो है रीनल कैलकुलाई भी था, सॉरी अभी भी है,
और प्रीवियस हिस्ट्री में रीनल कैल्कुलाई भी मिला है कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है और उन्होंने ऐसी मेडिसिन लेकर के उसको ठीक कर लिया। कभी भी प्रॉपर डॉक्टर को, आयुर्वेद वैद्य को नहीं दिखाया। उनकी हिस्ट्री में वही चीज़ जो रक्त दुष्टि वाले भोजन होते हैं, जो मैं जस्ट अभी आपको बता चुका, और 4 या 5 मंथ की प्रेगनेंसी क्रिटिकल केस है, हम सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन जहाँ पर क्रिटिकल आता है वहीं आयुर्वेद चमत्कार करता है, क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है मैं माँ के समान हूँ, जब मैं इस पूरी दुनिया को पाल रहा हूँ तेरे बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचा दूंगा। और हम लोग उस समय खुद औषधि देने से डरते हैं प्रेगनेंसी में, तो डरना नहीं है, आयुर्वेद कभी भी नुकसान नहीं करता। अब इसके ये जो रिपोर्ट है, अब इसके बाद की रिपोर्ट मैं आपको फिर से शेयर बटन पर जा करके दिखाता हूँ। अब इसके बाद की रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, मेरे गुरुजी का भी नाम दिख रहा होगा, डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज सर। अब देखिए यूरिया कितना आ गया, 64 से 27, क्रिएटिन 0.80, यूरिक एसिड 4.4, मतलब 4.65 से क्रिएटिनिन सीधा कितना आया 0.80। परफेक्ट शॉट 20-20 गेम खेला गया। 4.4, सोडियम 1.33 से 1.36। अभी ग्लोबुलिन का लेवल 3.5 के बिलो होना चाहिए, वो 3.8 है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ट्रीट हो जाएगी। अब ये चीज़ भी आपने देख ली। अब देखिएगा ये चमत्कार कितने दिनों के अंदर हुआ है, सर का प्रिस्क्रिप्शन पेज में आपको दिखा रहा हूं। टैबलेट पुनर्नवा 2 TDS, टैबलेट शीत प्रभा 2 TDS, रीनल कैलकुलस कितना 11 mm की लिखी हुई है सर ने। हाँ देखिए इसमें है 6th मंथ प्रेगनेंसी है उसकी, 6th मंथ प्रेगनेंसी। और सिरप क्रस आरटी जो मैं आपको बताता हूं, क्रस आरटी सिर्फ 3 मेडिसिन, और ये आशीर्वाद मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी से प्राप्त हुआ है। मेरे पर्चे पर मैक्सिमम 4 मेडिसिन होती हैं, अदरवाइज 2 to 3 मेडिसिन के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि रिजल्ट दे पाऊं। और जहां पर हम खुद को चैलेंज करते हैं, जहां पर हम खुद को चैलेंज करते हैं कि 2 से 3 औषधियों के अंदर ही हमें रोगी को ठीक करना है, वहीं पर हम युक्ति लगाना शुरू करते हैं कि कैसे दोषों को समझें और कैसे दोषों पर 1 से 2 औषधियों से ही मल्टीपल दोषों पर, धातुओं पर, मतलब संप्राप्ति को विघटित कर दें, एक तीर मारें और पूरी दीवार गिर जाए। जो मैं आपको इस आयुर्दृष्टि में बता रहा हूं वो सिर्फ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन पेज लिखने के लिए ही मैं बता रहा हूं। बाकी ट्रीटमेंट प्लान किसी भी औषधि के 1 महीने के अंदर मैं आपको सारी औषधियों के ट्रीटमेंट प्लान बता दूंगा। जितनी मेडिसिन, जितने डिजीज पर मैं सफलता प्राप्त कर चुका हूं और मेरे गुरुदेव प्राप्त कर चुके हैं, सबके मैं बता दूंगा। बट कई जगह पर आपको सफलता मिल भी सकती, कई जगह पर नहीं मिल सकती, क्योंकि हर रोगी और हर व्यक्ति आयुर्वेद की दृष्टि से नया है, लेकिन सिद्धांत यही मिलेंगे। क्रस आरटी के अंदर पंचवल्कल कसाय पूरे डले हुए हैं। शीत प्रवाह पुनर्नवा के स्टडी में, पुनर्नवा के बारे में आपको बता चुका हूं। शीत प्रवाह की स्टडी आपको करनी है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। और देखिए 10 दिनों के अंदर ये रिजल्ट 10 दिनों के अंदर मिले, 10 डेज के अंदर, 10 दिनों के अंदर 4.45 से 0.80 के अंदर क्रिएटिनिन आ जाता है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपने हमारे ग्वालियर के ही किसी वैद्य का नाम सुना होगा कि वो रीनल फेल्यूर में बहुत अच्छा चमत्कार कर रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ विज्ञान है, जिसने आयुर्वेद का विज्ञान समझा वो ले गया। बट ऐसे चमत्कार, और मार्केटिंग बहुत करते हैं वो अपनी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने ऐसे कितने ही पेशेंट ठीक किए हैं, कितने ही प्रोस्टेट के कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कितने ही ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। और ट्रीट ही नहीं,
उनको समाप्त किया है उन रोगों को। और कभी भी उन्होंने अपना ना तो किसी यूट्यूब पर आकर के अपना ऐड किया और ना ही कभी किसी फेसबुक लाइव में आए। उनसे जब भी मैं चर्चा करता हूँ वो सिर्फ एक बात कहते हैं, बेटा अपना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जब रोगी ठीक हो जाए, और बस उसी पर कार्य कीजिए। सर की फीस देख सकते हैं कितनी कम है, 200 रुपये फीस। वो भी अभी अभी रिसेंटली बढ़ाई है, लगभग 3-4 मंथ पहले। उससे पहले 100 रुपये थी, और उसके 4-5 महीने पहले 50 रुपये, और उसके पहले 20 रुपये। 20 रुपये से एक टेबल, एक चेयर से सर ने शुरू किया था। आज सर का बहुत अच्छा सेटअप है, और सिर्फ 200 रुपये, 150 से 200 पेशेंट्स के नंबर मॉर्निंग में लग जाते हैं, और लगभग 100 से 125 पेशेंट्स के नंबर इवनिंग में उनके पास लग जाते हैं। ये गुरुदेव का। और कभी मैंने उनको पेशेंट के ऊपर गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मैं कई बार हो भी जाता हूँ पेशेंट्स के ऊपर गुस्सा, बट उनको होते नहीं देखा है। इतने प्यारे तरीके से समझाया जाता है रोगी को और रोग को, और क्लियर कट कहते हैं कि भाई इस बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता, कहीं और दिखा लो। ये नहीं कि उसको चक्कर लगवाते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस में सत्यता होना बहुत आवश्यक है, तभी भगवान धन्वंतरी आपके ऊपर चमत्कार करने की कला देते हैं। तो इस प्रिस्क्रिप्शन पेज को मैं आपको अभी जस्ट सेंड कर दूंगा क्लास फिनिश होते ही। आप इसको एक बार स्टडी करने का प्रयास करें, और अगर आपके पास ऐसे कई पेशेंट्स चल रहे हैं तो इनको ज़रूर दें। और आप कहेंगे जो श्रिंक किडनी हुई थी, जहाँ पर मैं घृत कल्पना बताता हूँ, सर ने घृत कल्पना का प्रयोग नहीं किया है, तो पुनर्नवा को पढ़िएगा। स्निग्ध होता है, ये स्निग्ध स्वभाव में होता है, तो वात का शमन करके ऑटोमेटिकली उसको करेगा। साथ में पुनर्नवा के बारे में मैंने बताया, वय स्थापक है, फिर से रेजुबिनेट करने का कार्य करता है किसी भी ऑर्गन को। तो सर ने ऐसे युक्ति लगाई है। तो कुल मिलाकर के वात दोष का शमन करने के लिए सर ने युक्ति ऐसे लगाई है, मैंने घृत कल्पना से लगाई है। तो सोचिए मेरे गुरुदेव कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और मैं कैसे करता हूँ। दोनों के गुरु और चेले के ट्रीटमेंट में अंतर आ गया, लेकिन सिद्धांत में अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत में अंतर देखने को मिल गया तो सफलता नहीं मिलेगी। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल आगे का जो हम दोषों के हिसाब से चर्चा करेंगे कि रक्त के साथ वात का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या मिलेगा, पित्त का हो जाए तो क्या, और कफ का हो जाए तो क्या। और ऐसे ही बीच बीच में हम, जो मैं आपको एग्जाम्पल देता रहता हूँ, इस प्रकार से डिजीज़ के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप ग्रुप पर सेंड करें, और इस पेज को, प्रिस्क्रिप्शन पेज को मैं सर के को आपको सेंड करता हूँ, तो आप इसके स्टडी करें, और फ्यूचर के लिए आपके पास रेफरेंसेस भी रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।